हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं हम सब लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। चलिए भाई, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका पीजीटी और एलटीजीआईसी के लिए जो थियरी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो आज से प्रॉपर आपके बैच की क्लासेस चलने वाली हैं और थियरी वाली क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए भाई, नीलम सिंह जी, अरुण कुमार जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं अपने बायोलॉजी की थियरी वाली क्लासेस की। ठीक है भाई, चलिए, तो मजा आने वाला है। आपका बैच जैसा कि आपको बताया गया है प्रतिष्ठा बैच के नाम से टीजीटी पीजीटी के अलग अलग बैच चल रहे हैं, है ना। एक बार मैं इसकी सूचना भी आपको दे देती हूँ। तो प्रतिष्ठा बैच में आपको पता है कि जो आपकी बायोलॉजी वाली क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें आपके दो बैचेस चल रहे हैं। एक आपका एलटी टीजीटी के लिए बैच चल रहा है। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा प्रतिष्ठा बैच के नाम से। लवी मैम का स्पेशली 1400 रुपए का बैच है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा कंटेंट आपका देने वाले हैं हम, जो आपका टीजीटी के लिए है। ठीक है, उसके अलावा ये पीजीटी का भी बैच चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग बैच जिसको भी ये परचेज करना है, वो हमारे द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहां से जाके क्या करें, ये बैच परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आज उसकी पहली डेमो क्लास है। आप इससे निर्धारण कर सकते हो कि आपको कैसा कंटेंट मिलने वाला है और कैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, एक बार सभी लोग बता दीजिए, कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। तो हम लोग बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे अपने बायोलॉजी में आज डेमो क्लास की। ठीक है, चलिए भाई। अरुण जी बोले मैम अभी एलटी का मॉक टेस्ट कराइए। देखिए, टेस्ट जो अभी आपका चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये बैच वाली क्लासेस हैं, तो बैच में आपका कुछ क्लासेस अभी आपको यहाँ पर दी जाएंगी, उसके बाद ये अनलिस्टेड हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ क्लासेस अभी यहाँ पर जाने वाली हैं, उसके बाद तो ये अनलिस्टेड हो जाएंगी, और जो प्रैक्टिस आपकी चल रही है अरुण कुमार जी, वो चलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए भाई, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी में आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक्स से पता होना चाहिए। तो आज क्लास आपकी इसी बारे में होगी। ठीक है, आज कोई टॉपिक बेसिकली हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी के बेसिक्स क्या है। क्लियर? बायोलॉजी आप पढ़ते हो, देखिए बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं कि हमको वो बोझ लगता है। तो मैं बायोलॉजी आपको इतने बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ और इतना शानदार तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि आपको लगेगा, फील होगा, है ना, ऐसे लगेगा कि अच्छा हम फील कर रहे हैं बायोलॉजी। तो वैसा करके हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज का आपका यही इंट्रोडक्शन वाला क्लास रहेगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से बात करेंगे, जो आपके जनरल चीजें हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। क्यों भाई? पहले ये पता ही होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है और इसका मतलब क्या होता है। बेसिक तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है इन सब चीजों का। क्लियर? जैसे बायोलॉजी टर्म बहुत यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सी ऐसे ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, कौन से फादर इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए भाई। मिथिलेश कुमारी जी, आज एमसीक्यू नहीं है बेटा, आज आपकी बेसिक्स की क्लास है, थियरी वाली क्लास होगी आज। तो बने रहिएगा सभी लोग, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करके आ जाइएगा फटाफट से। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो देखिए, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक शब्द है आपका बायो और एक होता है लोगोस, है ना। ये दो कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों का मिलकर बना हुआ कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन किस चीज से होता है? तो ग्रीक वर्ड है ना, बायोलॉजी वैसे ग्रीक वर्ड है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आपका बायोस कहलाता है और दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब आपको जहां पर भी लोगोस देखने को मिलेगा, दैट मीन्स स्टडी होता है, जिस चीज से रिलेटेड आप स्टडी करते हो उसके बारे में। और बायो का मतलब होता है लिविंग या फिर लाइफ, है ना। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिविंग या फिर लाइफ। तो दैट मीन्स बायोलॉजी में आप क्या पढ़ने वाले हो? लिविंग
या फिर लाइफ के जो भी कंपोनेंट हैं उन सब की जो स्टडी होती है उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों भाई, उसी को बायोलॉजी कहा जाता है, बेसिक चीज है, तो ये आपने बहुत बार देखा होगा। अब कुछ जनरल सी चीजें हैं, जैसे टर्म बायोलॉजी किसने दिया, है ना, बायोलॉजी के बारे में टर्म बायोलॉजी किसने दिया, ये बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्म बायोलॉजी है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, लैमार्क साहब के द्वारा दिया गया था। और उसके अलावा जैसे कि बायोलॉजी में वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस आप पढ़ते हो, लेकिन दो मेन ब्रांचेस हैं इन जनरल। बहुत सारी क्या करते हैं हम बायोलॉजी के अंतर्गत अभी देखेंगे भी कि बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, लेकिन दो ब्रांचेस ऐसी हैं जो मेन है। एक तो आपकी जूलॉजी आती है और एक आपकी बॉटनी आती है। जूलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो कहेंगे जूलॉजी के अंतर्गत मैम हम पढ़ते हैं एनिमल्स की स्टडी, है ना, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपका पोर्शन जैसे एमएससी वगैरह आप करते हो तो अलग अलग ब्रांचेस में करते हो, एक आपकी जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। जूलॉजी के अंतर्गत सारे के सारे जो लिविंग एनिमल्स हैं उन सब की स्टडी की जाती है। इनके फादर कौन है, तो जूलॉजी के भी फादर ध्यान रखिएगा अरिस्टोटल ही है। और बॉटनी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इसके फादर कौन है, तो थियोफेस्टस, ये इनके शिष्य थे, ठीक है, अरिस्टोटल के शिष्य ही थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। थियोफेस्टस कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो बताएंगे कि ये कौन है, ये अरिस्टोटल के, अरस्तु के ही क्या थे, शिष्य थे। और इन्होंने स्टडी किया था प्लांट्स के बारे में, बहुत सारा प्लांट्स के बारे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी। इस वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, कुछ बेसिक चीजों में जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, विजिबल नहीं है कुछ भी, ऐसे कैसे विजिबल नहीं है भाई, कहाँ विजिबल नहीं है, सब तो दिखाई दे रहा है, कहाँ विजिबल नहीं है, दिखाई तो दे रहा है। धीरज सिंह जी, दिखाई दे रहा है भाई, एक बार आप अपना नेट या फिर चीजें रिफ्रेश कर लीजिए, पता हो सकता है आपका कनेक्शन वीक हो। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में दो बेसिक चीजों की बात हो रही है, एक आपका जूलॉजी हो गया, एक बॉटनी हो गया। जूलॉजी में हम सारे के सारे एनिमल्स की स्टडी करते हैं, है ना। इसके फादर अरिस्टोटल, या इन्हीं को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु को ही क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा स्टडी ऑफ प्लांट्स आप पढ़ते हो, बॉटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके फादर कौन है, तो इसके फादर हैं थियोफेस्टस। ये थियोफेस्टस कौन थे, अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने इस पे बहुत सारा क्या था, अध्ययन किया था। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेस आप पढ़ते हो उनके बारे में, कि क्या किसमें कौन सी चीजें पढ़ती हैं। जैसे कि आप अगर शुरुआत देखते हो, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसपे अलग अलग क्या है, डिटेल्स वर्जन में पढ़ा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में एक बार देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी क्या है आपको यहाँ पर पढ़नी है। स्पेशली ये पूछा जाता है, जैसे अभी आप अगर पीजीटी एग्जाम की बात करो तो बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये क्या कहलाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे उनके। अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि आप बात करते हो माइक्रोबायोलॉजी की, है ना, माइक्रो बायोलॉजी की। माइक्रो बायोलॉजी से समझते क्या है, तो उसमें समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, सूक्ष्म बायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसको कहा जाता है सूक्ष्म बायोलॉजी। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ध्यान रखिएगा। अच्छा ये चीज ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्लासेस ज्यादातर क्या होंगी, सूक्ष्म बायोलॉजी, ठीक है। ये आपकी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, बैच पे जो आपकी क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल चलने वाली हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सूक्ष्म बायोलॉजी, जिसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बताएंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग अध्ययन को, कैसे वो पलते हैं, कैसे कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सब का जो अध्ययन है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। तो यहाँ भी सकते हैं कि क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रो बायोलॉजी। और इसके फादर पूछे जाते हैं, इसके फादर कौन है? एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया था। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसीलिए इनको नाम दिया गया था क्योंकि सूक्ष्म जीवों पर इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया था। तो फादर माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाता है, लिखेंगे एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? माइक्रोबायोलॉजी जिसको कहा जाता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके फादर कौन है तो बताएंगे, एवी ल्यूवेनहॉक के नाम से जाने जाते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच आती है वो आपकी है एनाटॉमी, है ना? क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी से आपको समझ में आता है कि जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, बाहर से कौन सा जीव कैसा दिखता है, उसकी संरचना कैसी है, ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ पर पढ़ते हो? एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो सॉरी, एनाटॉमी, सॉरी, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी में आप बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ते हो, है ना? एनाटॉमी में क्या कहेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर की जो बात होती है कि किसी भी जीव के शरीर में अंतर आंतरिक संरचना कैसी होती है, वो सारे के सारे चीजें कहाँ पर पढ़ते हैं हम? एनाटॉमी में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी जीव के आंतरिक संरचना की जो पूरी की पूरी संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एनाटॉमी। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, एनाटॉमी जिसको कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? आप कहोगे एनाटॉमी। नेक्स्ट आपका टर्म आता है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोलॉजी में जब आप बात करते हो तो कई दफा ऐसा होता है कि हम बायोलॉजी में क्या सिर्फ जीवों के बारे में बात करेंगे? क्या हम सिर्फ जीवों के बारे में बात करेंगे? अगर जीवों की भी बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें आपकी आती हैं कि अच्छा, जीवों की अगर बात करते हैं तो वो बने कैसे हैं, है ना? जब आप सेल की बात करते हो तो सेल का जो कंपोजिशन है वो बहुत छोटे छोटे अणुओं से, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। दैट मीन्स कि इसमें क्या आ जाता है? केमिस्ट्री तो आती ही आती है ना? तो केमिकल कंपोजिशन की जब बात करते हैं वो सारी की सारी चीजें आप किसके अंतर्गत पढ़ते हो? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया, सेल का कंपोजिशन आप पढ़ते हो कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में क्या करते हैं? एक संरचना बनाते हैं जिसको आप सेल के नाम से जानते हैं। और अगर आप बायोलॉजी में बात करते हो तो जो सबसे छोटी यूनिट है आपकी, है ना, जिससे पूरी की पूरी क्या है फिर एक पूरा का पूरा नया जीव बनता है, वो सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्या कहते हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या कहलाती है आपकी? तो वही सेल कहलाती है। और उस सेल के अंदर भी आप देखते हो बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है। उन सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत अलग अलग काम होते रहते हैं। जैसे सेल के बारे में अभी आप पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, हाँ, सेल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आगे देखोगे कि उनके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे डिटेल्स में पढ़ना है, वो सब चीजें अभी आगे हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? बताएंगे कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी कैसी बनी है, वो कौन से केमिकल्स से मिलकर बनी है, कैसा केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है, वो सारी चीजें आप बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आप लिख लीजिए, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। क्लियर, ये आपका हो जाएगा क्या, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो क्या कहलाती है। अच्छा, उससे आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे कि केमिकल केमिस्ट्री की बात कर ली है ना, केमिस्ट्री में आप देखते हो बेसिक छोटे छोटे एटम्स पढ़ते हो, एटम्स से आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, उन सब की बात करते हैं। और इन्हीं सब से मिलकर अगर हम अपने वापस से बायोलॉजी में आते हैं तो बायोलॉजी में एक छोटी यूनिट हमारी बनती है जिसको सेल कहा जाता है। खैर, उस सेल के अंतर्गत भी बहुत ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिसका कहेंगे कि अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो सेल की अगर बात करते हैं, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहेंगे साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारी यूनिट ही है, सॉरी नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जिसको कहा जाता है साइटोलॉजी। यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल कह लीजिए, और यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन सारी के सारी चीजें पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की भी बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सेल का आप पूरा का पूरा जब अध्ययन करोगे, वहां पर हम अभी डिटेल्स में जब बैच में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि सेल के बारे में एक ऐसी चीज होती है, जैसे सेल एक तरह का ना पूरा का पूरा बंद कमरा है। कैसा कमरा, अब दो टाइप के जीव आते हैं, एक तो आपके आते हैं प्रोकैरियोट्स और एक आपके आते हैं यूकैरियोट्स। क्यों भाई, एक आपके आते हैं प्रोकैरियोट्स और एक आपके आते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं जैसे कि आप हॉस्टल लाइफ को इमेजिन कर लीजिए, है ना। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ऐसी लाइफ होती है जैसे कि हॉस्टल वाला कमरा होता है। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, बाहर रहते हैं, है ना, एक ही कमरे में खाना बनाना, एक ही कमरे में क्या होता है, उसी में सोना है, उसी में स्टडी करना है। तो प्रोकैरियोट लाइफ वैसी होती है, मतलब आप अपनी कौन सी लाइफ जी रहे हो अभी, प्रोकैरियोटिक वाली लाइफ होती है। उसके बाद जब थोड़ा सा नौकरी वोकरी लग जाएगी तो क्या करेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, है ना, अलग अलग जगह क्या है कंपार्टमेंट बना देंगे, किचन अलग हो जाएगा, बेडरूम अलग हो जाएगा, खाने के लिए आपका डाइनिंग टेबल वाला एरिया अलग हो जाएगा, है ना, टीवी देखने के लिए आपका गेस्ट रूम अलग हो जाएगा। तो वो सारी चीजें क्या है, आप अलग अलग कंपोनेंट में जब पढ़ते हो तो वो जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाएगी, यूकैरियोट्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब इन जनरल जैसे प्रोकैरियोट्स में बात की तो प्रोकैरियोट्स में कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं होते हैं। क्यों भाई, आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरियल सेल आती हैं, और बैक्टीरियल सेल में ऐसा होता है कि कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, एक सेल में ही पूरा का पूरा क्या है, खाना पीना रहना सोना सब वहीं पर होता है। तो ऐसे ही जैसे आपकी हॉस्टल लाइफ चलती है ना। और अगर आप और ग्रोथ करके फिर कहाँ पर यूकैरियोट्स में जाते हो तो यूकैरियोट्स में फिर आपको अलग अलग कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। कंपार्टमेंट कैसे कि किचन एरिया किसी और को दे दिया गया, है ना, किसी कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई पैकेजिंग का काम कर रहा है, तो वो अलग अलग आप कहाँ पर पढ़ते हो, ये पढ़ते हैं हम जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीज है। अब यहाँ पर ये सारा का सारा जो अध्ययन है, ये सारा का सारा जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत करेंगे, ये हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं। और सेल बायोलॉजी में जैसा कि आपका साइटोलॉजी हो गया, यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो तो कहेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, और उनके जो ऑर्गेनेल्स हैं उन सब का स्टडी किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, कहेंगे साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल, ठीक है, सेल के अंतर्गत अब सारी चीजें आ जाएंगी आपके यहाँ पे, सेल ऑर्गेनेल्स भी आ जाएंगे। सेल के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे हम कहाँ पर पढ़ते हैं, तो बताएंगे कि ये सारे के सारे चीजें पढ़ते हैं हम साइटोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी से आप बहुत क्या है वाकिफ होंगे, और इकोलॉजी का जो एनवायरमेंट के साथ किसी भी जीव का जो इंटरेक्शन है वो सारी की सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये बताएंगे इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट
एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा ये जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना कि क्या लिखा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन मतलब किसी भी जीव के बीच में क्या है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा उसका रिलेशन है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका इकोलॉजी। क्लियर है? चलिए, ये समझ में आ रहा है ना भाई? दिखाई दे रहा है ना? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनका कैसा क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। इस चीज को कहाँ पर पढ़ना है? तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं कहाँ पर? इकोलॉजी में। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ, थोड़ा सा क्या करते हैं, चलिए, अच्छा, हिस्टोलॉजी है आपकी स्टडी ऑफ टिश्यू। और ये टिश्यूज का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ते हो, है ना? जैसे अगर बेसिक्स की बात करें तो आप देखते हो, जब आप सेल की बात कर रहे होते हो, है ना, सेल की बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि सेल बहुत छोटे छोटे क्या है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है सेल का। आप यहाँ पर कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेल क्या है, आपकी बेसिक यूनिट हो जाती है। सेल से बहुत सारी सेल्स मिलकर एक क्या करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, है ना? सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं, सॉरी टिश्यू बनते हैं। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, और ये आपस में जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब आप क्या पढ़ते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और खासकर ये मैंने आपको पढ़ाया भी था जब आपको एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग में बताई थी, तो वहां पर बताया था कि कैसे अलग अलग से क्या है जीव आपको देखने को मिलते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर आपको पहले सबसे बेसिक यूनिट है। सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करेंगे, तो एक पूरा का पूरा क्या है, टिश्यू बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज फिर ग्रुप में मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जब ऐसे ऑर्गन बन जाते हैं तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है। और वो सारे सिस्टम, बहुत सारे फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या करते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिज्म का या एक पूरे जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात आप करते हो तो जैसे आप पोरीफेरा पढ़ते हो, सेलुलर ग्रेड का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। उनकी बॉडी क्या है, सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, एक एक सेल मिलकर पूरा का पूरा बॉडी प्लान बनाता है। नेक्स्ट आप आगे जाते हो, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो ये बताएंगे कि मैम हम पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा में, है ना, हाइड्रा में आपका हो गया, टीरोफोरा में आपको टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर देखने को मिलता है, तो वो आपको प्लेटीहेल्मिन्थीस में देखने को मिलता है, जिसको फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में सबसे पहले आप देखते हो कि वहां पर ऑर्गन बनने डेवलप हुए। उसके और आगे पढ़ते हैं तो फिर एस्केहेल्मिन्थीस आता है, वहां पर सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हो। देन आपका आता है क्या, तो आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि फिर आपका, जैसे कि आप एनिलिडा पढ़ते हो, आर्थ्रोपोडा पढ़ते हो, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर आगे जितने भी जीव पढ़ते हैं वो सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, और वो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम और डेवलप होते जाते हैं, है ना। जैसे कि आप एस्केहेल्मिन्थीस की बात करो, जिनको राउंड वर्म्स कहा जाता है, उनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा कम डेवलप होगा एज कंपेयर टू, फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो अलग से डेवलप होता जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आप बेसिक चीज है। ऑर्गन से क्या होता है तो बताएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और यही ऑर्गन सिस्टम फिर आगे चल के क्या करता है, एक पूरी की बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे कहीं से अलग से, और ये बता देंगे कहीं पर अगर बेसिक चीजें हैं तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए क्लास में मुझे पता है आज वाली क्लास आपकी ये सब आपको पढ़ चुके हो, ऑलरेडी बता चुके होंगे, बहुत दफा पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो बेसिक्स है आपका कि आपको शुरुआत से कैसे पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। कहीं पर आप अटको
को नहीं, है ना। कल को अभी पढ़ाएंगे तो ये होगा कि मैम ये क्या होता है, इसीलिए ये सारी चीजें आज पढ़ाई जा रही हैं। और इसके बाद आपकी क्लासेस जब रेगुलर बैच वाली चलेंगी तो सेल से स्टार्ट करने या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको पता होगी कि बेसिक्स क्या होता है ना। सेल जब मैं पढ़ा रही होंगी तो ये नहीं होगा कि मैम सेल का कंपोजिशन क्या है, कैसे बना है, क्या बेसिक है इसका, इसकी स्टडी कहाँ पर होती है, वो सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। चलिए भाई, तो ये हो गया। चलिए अच्छा, तो स्टडी ऑफ टिश्यू या फिर टिश्यूज कह लीजिए, ये कहाँ पर पढ़ते हैं, टिश्यू की बात कर लें, है ना, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टर्म आता है मार्फोलॉजी। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल सही बात है नेहा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं बेसिक्स से ही आते हैं आपके, और आपके गलत हो जाते हैं क्योंकि आपने सही क्या है पढ़ नहीं रखा है। तो ये चीजें इसीलिए बेसिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये आपका मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी क्या कहलाता है, तो कहेंगे कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर से कैसा दिखाई देता है, वो सब चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी की बात करते हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो तो ये सारी चीजें आप कहाँ पर पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी का जो बाहरी आवरण कैसा है ना, बाहर से दिखाई कैसी दे रही है, गोरे हैं, काले हैं, है ना, रंग रूप कैसा है, ये सब चीजें कहाँ पर पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब प्लांट मार्फोलॉजी अलग आप पढ़ोगे, और क्या है, जैसे एनिमल्स मार्फोलॉजी अलग होती है, तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। टेक्सोनॉमी बहुत बार पढ़ा है ना। टेक्सोनॉमी क्या होती है, तो क्लासिफिकेशन, सारे के सारे जीवों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कहाँ पर होता है, तो कहेंगे वो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिख लीजिए इसको भी, क्या है ये, तो कहेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके फादर कौन है, ये भी साइड में आप लिख लीजिए, इसके फादर हैं, इसके फादर पूछा जाता है बहुत बार, है ना, अभी पढ़ेंगे आगे। तो कौन है, तो बताएंगे ये हैं कैरोलस लीनियस। अच्छा, जो कलर विजिबल ना हो तो आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। कैरोलस लीनियस इसके फादर हैं। स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, सॉरी टेक्सोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, तो बताएंगे क्लासिफिकेशन, सभी जीवों का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी के अंतर्गत। कैसे जीवों को वर्गीकृत किया गया है वो सारी सारी चीजें आप कहाँ पर पढ़ते हो, तो ये पढ़ते हैं हम कहाँ पर, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत। क्लियर। उसके बाद आते हैं, एक टर्म आपका आता है लिनोलॉजी। चलिए भाई, लिनोलॉजी, एनी आइडिया क्या हो सकता है। चलिए देखिए, बेसिक चीजें ही हैं लेकिन कुछ टर्म ऐसे हैं जो शायद आपने ना पढ़ा हो, है ना, जैसे कि, चलो बताइए, लिमोलॉजी क्या होता है, सॉरी ये लिमो ही है, ठीक है, लिमोलॉजी कहलाते हैं इसको। लिमोलॉजी है। चलिए, लिमोलॉजी क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, उनकी जो स्टडी होती है वो लिमोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये क्या है, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जैसे कि एग्जांपल में आप बात कर लो, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, है ना, नदियां हो गई, झीलें हो गए, तालाब हो गए, ये सब आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इको सिस्टम। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे कि बात कर लें यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉन्ड्स हो गए, नदियां हो गई, इसमें रिवर्स भी आती हैं, ठीक है, रिवर भी आ जाते हैं, मीठे पानी का जो सोर्स होता है ना, पॉन्ड्स, रिवर, और उसके अलावा नदियां हो गई, है ना, लेक्स हो गए, लेक, झीलें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या कहाँ पर पढ़ते हो, तो ये बताएंगे, ये पढ़ते हैं लिमोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम
लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, लिमोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इस टाइम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ूं, ये कैसा सवाल है भाई, आपका एग्जाम में कौन पूछा है ये सवाल। देखिए बेटा, आपके एग्जाम में पूरा आने वाला है सिलेबस, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई चैप्टर फिलहाल नहीं बता सकते कि ये चैप्टर पढ़ लो तो पास कर जाओगे, है ना पेपर, क्योंकि पढ़ना तो पूरा है। सिलेबस आपका दिया है, सिलेबस आपको पूरा है, पूरा ही पढ़ना है, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा कोई विशेष कर कोई ऐसा मैं टॉपिक नहीं आपको बता सकती कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए तो इससे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके टॉपिक वाइज है ना। किसी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। चलिए अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, और आगे आते हैं। अगला आपका एक ब्रांच आती है जिसको बायो जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है, ठीक, बायो जियोग्राफी कहलाती है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग जगह पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बायो जियोग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाती है, बायो जियोग्राफी कहलाती है, कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग जगह पर कहाँ पर क्या किया गया है, रखा गया है, ये सारी चीजें आप कहाँ पर पढ़ते हो, ये पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अगला आपकी ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी, है ना, पढ़ा होगा। पैलियोंटोलॉजी क्या कहलाती है, तो कहेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल कहलाती है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ जीवाश्म जो होते हैं, है ना, उनका अध्ययन आप कहाँ पर करते हो, तो पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की जो स्टडी होती है, जीवाश्म विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैम, बॉटनी बहुत टफ लग रहा है, भैया टफ कुछ नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको टफ लग रहा है ना, टफ कुछ नहीं है। और अभी आपके जैसे ये बैचेस अभी पढ़ाने वाले हैं तो देखिएगा, बॉटनी वाला जो पार्ट है ना, इतना इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे तो फिलहाल पढ़ाने में भी इतना अच्छा लगता है कि बॉटनी वाला मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना। आप पढ़े नहीं है इसलिए आपको हो सकता है ऐसा लगता है, बॉटनी में तो और मजा आती है, आप जब और नई चीजों के बारे में, जैसे प्लांट्स के बारे में आप पढ़ते हो, प्लांट्स में आप पढ़ रहे हो उनकी मार्फोलॉजी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका आउटर। अच्छा, अपनी बॉडी वाला ज्यादातर फेवरेट सब्जेक्ट सबका होता है कि जूलॉजी, क्योंकि अपनी इंटरनल बॉडी के बारे में जान रहे हैं, अपने शरीर की संरचना के आधार पर जानते हैं। और बॉटनी वाला सेक्शन खासकर वो बच्चे जो जूलॉजी से एमएससी कर चुके होते हैं तो उनको अरे बॉटनी यार छोड़ दो, है ना, बॉटनी बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि उनने टाइम नहीं दिया है, बस ये बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट या कुछ चीजें ऐसी कुछ भी क्या है टफ नहीं है, बस आपने वो पढ़ा नहीं होगा। एक बार जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टफ तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट आपकी ब्रांच है एंथोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ फ्लावर। बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बताया ये क्या कहलाती है, तो कहेंगे एंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ, खूबसूरत से जो फूल देखते हैं, है ना, वो सारे के सारे चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, फ्लावर्स की सारी स्टडी एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर कहलाती है। चलिए, अगला शब्द आपका आता है एंजियोलॉजी, किसी को आइडिया क्या है एंजियोलॉजी, क्या कहलाता है, चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे एंजियोलॉजी ब्रांच है जिसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का स्पेशली अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्या है, किसका, अच्छा चलिए भाई बताएंगे। चलो यहाँ पर एक एकारोलॉजी लिखा है, ये क्या है, स्टडी ऑफ, एंजियोलॉजी मैंने बोला, एंजियोलॉजी ये भी बता देती हूँ, स्टडी ऑफ टिक एंड माइट्स,
टिक्स क्या होते हैं पता ना, दीमक जो होते हैं उनकी स्टडी एकारोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये क्या है, टिक्स और माइट्स की जो स्टडी होती है एकारोलॉजी। यहाँ पर एक टर्म और आता है, एक और लिख लीजिए, याद आ गया मुझे, है ना, एंजियोलॉजी। यहाँ पर लिख लीजिए एंजियोलॉजी, पूछा गया है किसी एग्जाम में, एंजियोलॉजी ये क्या है तो बताएंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की स्टडी इसके अंतर्गत करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये कहलाती है आपकी एंजियोलॉजी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एकारोलॉजी हो गया, ये क्या कहलाता है, टिक्स एंड माइट्स की जो स्टडी होती है वो एकारोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट आपका है बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना, यहाँ पर क्या कहेंगे, बैक्टीरिया का जो भी आपके सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत, है ना, स्टडी ऑफ कहेंगे, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, ब्रायोलॉजी कहलाती है। ठीक है भाई, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इट कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्निकोलॉजी। चलिए अगली ब्रांच है आपकी, ये कहलाती है कार्निकोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस अभी ये लिख लीजिए ब्रांचेस, फिर जो इंपॉर्टेंट फादर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ब्रायोफाइटा, हाँ ब्रायोफाइटा जो आपकी स्टडी कहलाती है वो ब्रायोलॉजी कहलाती है। और ये जितने भी अभी यहाँ पर बता रहे हैं इनसे रिलेटेड जो फादर है ना, किसका कौन सा फादर है, किस ब्रांच में कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर वो फादर है, वो भी अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी ये हो गया। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है कार्निकोलॉजी। कार्निकोलॉजी क्या है, क्रिस्टीसियंस की स्टडी, है ना, क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ क्रिस्टीसियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्निकोलॉजी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ क्रिस्टीसियंस। जैसे प्रॉन्स वगैरह पढ़ते हो आप, है ना, तो इन सब की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कार्निकोलॉजी। क्लियर, स्टडी ऑफ क्रिस्टीसियंस, क्रिस्टीसियंस की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, कार्निकोलॉजी कहलाती है। डर्मेटोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, स्किन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बताएंगे स्टडी ऑफ स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो बताएंगे, पढ़ते हैं डर्मेटोलॉजी अंतर्गत। नेक्स्ट आपका टर्म है इथनोलॉजी। चलिए, इथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मैन रेसेस जो होती हैं, है ना, मैन काइंड रेसेस जो अलग अलग होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी, जैसे आप मानवों में अलग अलग वो पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, रेसेस मतलब कि आप कह सकते हो अलग अलग टाइप की, जो जैसे हमने ग्रोथ की है ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पर भी देखा जाता है, रेस काइंड बोलते हैं। तो वो अलग अलग आप चीजें पढ़ते हो, ये पढ़ते हैं इथनोलॉजी के अंतर्गत, ये कहेंगे स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ह्यूमंस में या मानव में जो अलग अलग प्रजाति कहेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कहाँ पर पढ़ते हो, ये पढ़ते हैं इथनोलॉजी के अंतर्गत। स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एज इथनोलॉजी। नेक्स्ट आपका टर्म है इथिकोलॉजी, क्या कहलाता है, चलिए भाई बताएंगे। चलिए इथियोलॉजी क्या कहलाता है बताएंगे। ठीक, ये इथियोलॉजी है, सॉरी, इथियोलॉजी क्या कहलाता है, तो ये जो अलग अलग डिसीजेस होती हैं, ठीक, डिसीजेस का अध्ययन, है ना, बीमारियों का कारण क्या होता है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम।
क्लियर? क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस। क्या है? स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस। ये क्या कहलाती है? तो ये ब्रांच कहलाती है आपकी इथियोलॉजी। ठीक है, इथियोलॉजी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपका टर्म आता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है? ठीक है, चलिए ये सारी की सारी क्या है, लिखते जाइएगा आप लोग। स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज इथियोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है? तो ग्रोइंग ओल्ड, है ना, कैसे बूढ़ा हो रहा है कोई भी जीव, उसका सारा अध्ययन, मतलब एज रिलेटेड जो स्टडी होती है वो कहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो बताएंगे कहाँ पर पढ़ते हैं, जेरेंटोलॉजी। तो ये लिख लीजिए आप, क्या कहेंगे इसको? ओल्ड होने का, है ना, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ये क्या कहलाता है? ये कहेंगे, ये कहलाता है आपका जेरेंटोलॉजी। अगला आपका टर्म है हीमेटोलॉजी। समझ में आ रहा होगा क्या कहलाता है ये? तो स्टडी ऑफ हीमल सिस्टम पढ़ते हो आप ना। हीमेटो शब्द कहीं पर भी आता है दैट मीन्स वो रिलेटेड होता है किससे? तो वो रिलेटेड होता है ब्लड से। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, एज रिलेटेड। चलिए, हीमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड कह लीजिए। ब्लड से रिलेटेड जो अध्ययन होता है ना, इसको क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है हीमेटोलॉजी। चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी नोट कर लीजिएगा, सभी चीजें क्या हैं, नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया था मैंने, जैसा कि आपको पता है पीजीटी और एलटी का अलग अलग आपको बैच चल रहा है। तो अगर स्पेशली आपको पीजीटी पढ़ना है, जीआईसी पढ़ना है, उसके लिए बायोलॉजी प्रतिष्ठा बैच के नाम से आपका चल रहा है। और ये आपका अभी फीस बहुत कम है, केवल और केवल 1800 में मिल जाएगा, और पूरा का पूरा डिटेल्स आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर, है ना। तो बेसिक्स से लेके आपको सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9455496001 या फिर 6008, इनमें आप जाकर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आ जाते हैं, अगला हमारा जो ब्रांच है वो कहलाता है हिपेटोलॉजी। पढ़ा है इसके बारे में, है ना। हिपेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लीवर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लीवर कहलाती है हिपेटोलॉजी। लीवर, यकृत जिसको बोलते हैं, यकृत के अध्ययन को कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये पर पढ़ते हैं कहाँ पर मैम? टीजीटी का कब तक आ सकता है? टीजीटी का भी बैच चल रहा है भाई। किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? हिपेटोलॉजी है स्टडी ऑफ लीवर। चलो अच्छा, क्लास में अभी ध्यान देते हैं, बाकी जो क्वेरीज हैं वो लास्ट में बता दिया जाएगा। किलोलॉजी एक टर्म आता है। चलो, किलोलॉजी एक टर्म आता है। चलिए भाई बताएंगे, किलो नहीं है, कैलोलॉजी ये कहलाता है वैसे, कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी एक टर्म आता है। जो इंसान की सुंदरता है उसकी सारी जो अध्ययन होता है ना, इंसानी ब्यूटी जो होती है उसका सारा का सारा जो अध्ययन होता है वो कैलोलॉजी या किलोलॉजी कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। स्टडी ऑफ क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, है ना। कुछ देखो, बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं पढ़ रखा। स्टडी ऑफ ह्यूमन, गोरा है, किसी का काला है, किसी का, ये सारी चीजें क्या है आप पढ़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन ब्यूटी, ये कहलाती है क्या? कैलोलॉजी। ठीक, कैलोलॉजी क्या कहलाती है? चलिए, कैलोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लेप्रोलॉजी। लेप्रोसी आप सुनते हो, है ना, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है ना, तो उसका सारा का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? लेप्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पढ़ेंगे, क्या कहेंगे इसको? स्टडी ऑफ लेप्रोसी कह लीजिए। ठीक, लेप्रोसी या इसी को क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कहेंगे क्या कहलाता है? इसी को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो ये लिख लीजिए हिंदी में, कुष्ठ रोग का अध्ययन जो कहलाता है वो लेप्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। चलिए अगला आपका ब्रांच आती है। चलिए अगला आपका ब्रांच आती है इंटोमोलॉजी। चलिए इंटोमोलॉजी बताएंगे। इंटोमोलॉजी क्या है? तो ये है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, सारे के सारे जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? तो ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर? इंटोमोलॉजी। चलिए इंसेक्ट्स का जो अध्ययन है वो कहाँ पर करते हैं? तो वो करते हैं कहाँ पर बताएंगे? ये करते हैं इंटोमोलॉजी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका है ट्राइकोलॉजी। बताइए भाई ट्राइकोलॉजी फटाफट से बताएंगे। ट्राइकोलॉजी, चलिए जल्दी से ये आज ब्रांच वाला तो खत्म ही कर लेते हैं, है ना। ट्राइकोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ हेयर। स्टडी ऑफ हेयर कहलाता है ट्राइकोलॉजी। बालों का अध्ययन, है ना। लंबे लंबे घने घने बाल जो होते हैं उनका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? तो वो करते हैं हम ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है, अगली आपकी ब्रांच है माइमिकोलॉजी। चलिए अगली अगली ब्रांच है आपकी माइमिकोलॉजी। ये कहलाती है स्टडी ऑफ चींटियों का अध्ययन कहलाता है माइमिकोलॉजी। स्टडी ऑफ आंट्स, ठीक है, चींटियों का अध्ययन कहलाता है माइमिकोलॉजी। क्लियर। चलिए हाँ, ट्राया, ट्राया यहीं से लिया गया है ना, इंस्पायर यहीं से हुए हैं ट्राइकोलॉजी से। ट्राया जो अभी ब्रांड चल रहा है बालों के लिए स्पेशली, वो किससे इंस्पायर्ड है? तो बताएंगे यहीं से इंस्पायर्ड है। ट्राइकोलॉजी आपका हो जाएगा, क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ हेयर। चलिए भैया आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैलेकोलॉजी। चलो भैया फटाफट से बताओ मैलेकोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ मोलस्कस कहलाती है मैलेकोलॉजी। मोलस्का आप पढ़ते हो ना। चलिए स्टडी ऑफ मोलस्कस कहलाती है क्या? मैलेकोलॉजी। इथोलॉजी बताइए। चलिए मैलेकोलॉजी, इथोलॉजी बताएंगे फटाफट से। इथोलॉजी, ठीक, मोलस्का, हाँ मोलस्का की स्टडी क्या कहलाती है? मैलेकोलॉजी। इथोलॉजी होती है एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ रिलेटेड टू एनिमल बिहेवियर। ठीक है, एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है, चलिए वो कहलाती है इथोलॉजी। इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर आपका कहलाएगा इथोलॉजी। क्लियर। चलिए माइकोलॉजी पढ़ते हैं। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। बहुत बढ़िया। चलो भाई फटाफट से बताएंगे स्टडी ऑफ फंजाई, है ना। फंगस की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। क्लियर। माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक, एल्गी की, है ना। एल्गी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फाइकोलॉजी।
क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। कॉन्कोलॉजी एक टर्म आता है। कॉन्कोलॉजी शब्द आप पढ़ते हो, जो मोलस्कन का सेल्स है ना, मोलस्कन का जो सेल है जिसको खोल कहा जाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कॉन्कोलॉजी। सेल या फिर मेंटल भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्कन्स। मोलस्का का जो सेल है उसका क्या है, उसका, भाई क्या दिक्कत है मैम, इनको ब्लॉक करिए, पढ़ने नहीं, कौन नहीं पढ़ने दे रहा है भाई, आप अपने पे ध्यान दो, ये कौन है। देखिए क्लास में डिस्टर्ब मत करिए, फालतू की बातें, इधर उधर की बातें मत करिए, नहीं तो ब्लॉक करवा ही दिया जाएगा, है ना। चुपचाप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ाया जा रहा है, चुपचाप पढ़ लीजिए। चलिए अच्छा, इधर उधर की बातों पे ध्यान ही मत दीजिए, आप अपने पे ध्यान दीजिए, कौन कौन क्या बोल रहा है छोड़ दीजिए उसको, है ना। कुछ अराजक तत्व तो आएंगे हर जगह, तो छोड़ दीजिए उनको। चलो भैया क्लास में ध्यान दे लो भैया, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उसमें भी आपको पढ़ना नहीं है ना। चलिए उनको छोड़ दीजिए, जो भी ये क्या है फालतू बकवास कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, फाइकोलॉजी हो गया। कॉन्कोलॉजी क्या है, सेल ऑफ मोलस्कन, मोलस्का से रिलेटेड जो सेल है ना, खोल जो होता है वो क्या कहलाता है, तो कहेंगे कि वो कहलाता है कॉन्कोलॉजी। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपकी ब्रांच आती है ऑन्कोलॉजी। ये कॉन्कोलॉजी था, ये ऑन्कोलॉजी है। चलिए भाई बताएंगे ऑन्कोलॉजी क्या है, किसमें अध्ययन करते हैं, तो ऑन्कोलॉजी है कैंसर से रिलेटेड जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ कैंसर, है ना। ये किस में पढ़ते हैं, तो ये कहलाती है ऑन्कोलॉजी। चलिए भैया, यहाँ पर कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी ऑन्कोलॉजी। अगला टर्म है आपका ऊलॉजी कहलाता है, ऊलॉजी। चलो ऊलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, एग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के जो एग हैं उनका जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या, ऊलॉजी। स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड्स। चलो ये कहलाता है क्या, ऊलॉजी। क्लियर है, ऊलॉजी क्या कहलाता है, तो बर्ड्स के जो अंडे हैं उनका जो अध्ययन है वो ऊलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला टर्म आ जाते हैं, अगला टर्म है आपका, चलिए चलो भाई अगला बताएंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है ना भाई, देख लीजिए एक बार, ये समझ में आ रहा है ना, जो लिखा जा रहा है वो क्लियर पता चल रहा है ना, क्या लिखा जा रहा है। सब लोग क्या है नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, सब लोग क्या है नोट्स बनाएंगे। चलिए अच्छा आगे आते हैं, अगला आपका दिया है, चलिए अच्छा ये ऑर्निथोलॉजी है, ये कॉमिटोलॉजी कुछ अलग टाइप हो गया है, ये ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी है ये। चलिए, अरे वो मिस प्रिंट हो गया होगा भाई, चलिए चलिए ऑर्निथोलॉजी ये क्या है, तो बताएंगे स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। क्लियर, चलिए बताएंगे क्या है ये, स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है क्या, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सारे के सारे जो पक्षी हैं उनका अध्ययन कहाँ पर, हाँ चिड़िया पक्षी जिनका अध्ययन कहाँ पर करते हैं, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है पैलियोलॉजी, नेक्स्ट आपका है पैलियोलॉजी। यहाँ पर पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, जो पॉलन ग्रेन आपने पढ़ा है ना, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जो अध्ययन है वो यहाँ पर पढ़ते हैं,
स्टडी ऑफ क्या कहेंगे, ये कहलाता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें क्या है, मेल गैमीट पढ़ते हो है ना, पॉलन ग्रेन आप पढ़ते हैं तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग पढ़ते हो। तो यहाँ पर बताएंगे जो पैलियोनोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, टोमो नहीं भैया, पोमोलॉजी है। चलिए पोमोलॉजी क्या है, ठीक है, चलिए भाई फटाफट से बताएंगे पोमोलॉजी क्या है। ये कहलाती है स्टडी ऑफ फ्रूट, फल जो खाते हैं आप, है ना, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट कहलाती है, ये क्या कहलाती है, प्रोमोलॉजी। चलो अगला है आपका टर्म राइनोलॉजी। राइनोलॉजी, चलिए स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाएगी, पोमोलॉजी। राइनोलॉजी है नोज से रिलेटेड स्टडी, स्टडी ऑफ नोज, ये क्या कहलाती है, पोमोलॉजी। ठीक है, अभी आ रही है आवाज, मायोलॉजी, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही है अभी आवाज। मायोलॉजी या इसी को सार्कोलॉजी भी कहा जाता है, स्टडी ऑफ मसल्स कहलाती है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी या इसी को माइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉरी मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। मैम वॉइस आ रही है, भाई वॉइस चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए चलिए, अच्छा हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी अगला बताएंगे, जाइमोलॉजी। तो यहाँ पर जाइमोलॉजी में क्या है, ईस्ट पढ़ते हो ना आप, ईस्ट, ईस्ट का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये पढ़ेंगे क्या कहलाएगा, जाइमोलॉजी, लिख लीजिए, स्टडी ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन। ईस्ट का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक, ईस्ट का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं।
और लास्ट आपका एक और है, इसको बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। ये क्या है तो बताएंगे। ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना भी अध्ययन होता है, पोषण पोषण विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ट्रोफोलॉजी। क्लियर? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए सभी लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़े। चलिए, अब कुछ बेसिक हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे जिस आवास में जो जीव रहते हैं, है ना, क्या नाम से जाना जाता है, वो सब चीजें भी जान लेते हैं और उनकी बात करते हैं। तो कुछ टर्म आपको ऐसे आते हैं, जैसे कि आप वॉलेंट पढ़ते हो, है ना, वॉलेंट क्या होता है। उसके अलावा चलिए अलग अलग टर्म की बात करते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं उनकी बात करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। स्पेशल हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कि कुछ जीव क्या है, कुछ जीव पानी में रहते हैं, है ना, कुछ जीव क्या है आपको देखने को मिलेंगे एयर में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके जमीन पे चलते हैं। तो उनका जो आवास है ना, वो एडॉप्टेशन कहाँ पर, हैबिटेट का मतलब होता है आवास और एडॉप्टेशन का मतलब वो जिस वातावरण में रहते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टर्म दिखाई दे रहे हैं, इन टर्म का मतलब क्या होता है ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहला आपका दिया है वॉलेंट। सबसे पहला आपका दिया है वॉलेंट्स। क्या होते हैं, कहां पर रहते हैं, आवास के आधार पर अगर बात करें, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका है, यहाँ पर शब्द दिया है वॉलेंट। वॉलेंट ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जीवों को कहा जाता है जो एयर पे रहते हैं, हवा पे उड़ते हैं, है ना, हवा पे उड़ते हैं, एयर फ्लायर के नाम से इसको जाना जाता है। या इन्हीं को कह सकते हैं आप क्या, एयर ग्लाइडर, है ना, जैसे कि पक्षी हो गए, आपके बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्या, वॉलेंट। ध्यान रखेंगे, कहलाते हैं फ्लायर्स कहलाएंगे, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है, एयर ग्लाइडर के नाम से जाना जाता है, जो हवा में उड़ते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, ये टर्म सारे पूछे जाते हैं, और जो भी इधर उधर की बातें कर रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कौन है भाई ये, देखो फालतू बातें मत करो, क्लास पे ध्यान दे लो, इधर उधर की बातें करेंगे तो ब्लॉक करवा दिया जाएगा। खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और बाकी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए अच्छा, आगे बढ़े, देखेंगे वॉलेंट के बारे में लिख लीजिए। ये क्या कहलाते हैं, एयर ग्लाइडर या फिर फ्लायर्स कहलाते हैं। फ्लायर्स कह लीजिए या फिर क्या कहलाते हैं, इन्हीं को एयर फ्लिपर भी कहा जाता है, एयर ग्लाइडर भी कह सकते हैं, जो हवा में उड़ते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि आपका हो जाएगा बैट्स हो गए, चमगादड़ हो गए, चिड़िया हो गई, है ना, तो ये आपको उड़ते हुए जो देखने को मिलते हैं। आर हवा में जो उड़ते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं एयर ग्लाइडर, है ना। एयर ग्लाइडर्स भी कहा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर आप लिख लीजिए भाई, है ना, कंफ्यूज मत ना हो ताकि। तो ये कहलाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि बैट्स हो गए, चमगादड़ हो गए, है ना, चमगादड़ हो गए, उसके अलावा बर्ड्स हो गई, आपकी बर्ड्स हो गई, जो पक्षी क्या है उड़ते हैं, उनको वॉलेंट के नाम से जाना जाता है। बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या कहते हैं, फ्लायर्स कहलाते हैं, या इन्हीं को एयर ग्लाइडर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका अगला टर्म है, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला टर्म इस्तेमाल किया जाता है स्कैनसोरियल। स्कैनसोरियल ये क्या होते हैं, ये कौन से जीव होते हैं, तो ऐसे जीव जो गुफाओं में रहते हैं, है ना, क्या करते हैं, केव ट्रेवलर्स के नाम से इनको जाना जाता है। गुफाओं में रहने वाले जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या पेड़ों पर भी चढ़ते हैं, इनको कहा जाता है स्कैनसोरियल।
चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे केव, गुफाएं जो होती हैं, है ना, केव ट्रेवलर्स के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हीं को क्या कह सकते हैं, क्लिम्बर भी कह सकते हैं, क्लिम्बर्स। क्लियर है? केव ट्रेवलर्स जो गुफाओं में रहते हैं, या कहेंगे कि ये क्या कहलाते हैं, क्लिम्बर्स भी कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए कहाँ पर रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले जीव, या पेड़ों पर भी रहते हैं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, गुफाओं में या फिर पेड़ों पर रहने वाले जीव। चलिए भाई आगे आते हैं, अगला टर्म है आपका नेटोरियल। ये क्या होता है, नेटोरियल, फेसोरियल, क्यूसोरियल, ये सारे के सारे टर्म क्या है, पढ़ते हैं। नेटोरियल क्या होता है, चलो अगला टर्म आता है नेटोरियल। नेटोरियल से मतलब होता है क्या, तो ये बताएंगे कि एक्वेटिक जीव जो होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो, है ना, जो पानी में रहने वाला आवास है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नेटोरियल। तो ये कहेंगे क्या हो जाएगा, एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नेटोरियल। कहा जा सकता है इनको क्या, चलिए आवास, जलीय आवास में रहने वाले जीव। ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं, तो नेटोरियल कहा जाता है इनका। जैसे फिशेस वगैरह हो गई, वाटर में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनको नेटोरियल एनिमल्स कहा जाता है। ये शब्द सब बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है, पढ़ लीजिएगा ढंग से। ठीक है, नेटोरियल ये कहलाते हैं क्या, ये ऐसे जीव जो कहाँ पर रहते हैं, तो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, मछलियां हो गई, है ना, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले जीव होते हैं, तो इनको कहा जाता है क्या, नेटोरियल। चलिए अगला शब्द आता है आपका फेसोरियल। अगला शब्द आता है आपका फेसोरियल। ये क्या है, बिल बनाकर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, बिल बनाकर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, इनको कहा जाता है क्या, फेसोरियल। जैसे कि ये कहलाते हैं बरोइंग एनिमल्स, बरोइंग एनिमल्स, बिल बनाकर रहने वाले जो जीव हैं। हिंदी भी मैं लिख दे रही हूँ भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल बनाकर रहने वाले जीव। चलिए बरोइंग एनिमल्स कहलाते हैं, इनको कहा जाता है फोसोरियल। चलो भाई फसोरियल क्या होते हैं, तो कहेंगे ये ऐसे जीव होते हैं जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट वगैरह हो गया, चूहा, बहुत बढ़िया, चूहा, खरगोश भी आता है इसमें वैसे, हाँ, है ना, खरगोश भी हो गया। बरोइंग एनिमल्स जितने भी आते हैं उनको कहा जाता है क्या, तो बताएंगे ये कहलाते हैं बरोइंग एनिमल्स। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टर्म है आपका कर्सोरियल। नेक्स्ट टर्म है कर्सोरियल। चलिए कर्सोरियल ये कहलाते हैं दौड़ने वाले एनिमल्स, रनर्स कहलाते हैं। ठीक है, रनर्स, कर्सोरियल ये क्या कहलाते हैं, रनर कहलाते हैं। रनर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि हॉर्स हो गया, है ना, घोड़ा वगैरह जो होते हैं, हॉर्स हो गया, कॉकरोच, अच्छा छोटे जीव भी आते हैं, कॉकरोच भी आपका इसमें आ जाएगा। उसके अलावा और भी जो दौड़ने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, कर्सोरियल के नाम से जाना जाता है। कर्सोरियल जिनको कहा जाता है क्या, दौड़ने वाले एनिमल्स। क्लियर, रनर्स कहलाते हैं। चलिए आगे एक टर्म आता है सेल्टाटोरियल। सेल्टाटोरियल
नेक्स्ट टर्म आता है आपका सैल्टाटोरियल। ये क्या कहलाते हैं? ये वो जीव होते हैं जो उछल के चलते हैं, है ना, कूद के उछल के चलते हैं, तो ये जंपिंग एनिमल्स कहलाते हैं। क्या होंगे? कहलाएंगे, ये होते हैं जंपिंग एनिमल्स। जंपिंग एनिमल्स। चलिए, इसमें खरगोश आ जाएगा। खरगोश भी क्या है? उचक उचक के चलता है ना, है ना। खरगोश हो गया, कंगारू हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा जंपिंग एनिमल्स में? रैबिट हो गया आपका, कंगारू भी आता है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा क्या? कंगारू हो गया, रैबिट हो गया। ये किस में आ जाएगा? ऐसे एनिमल्स जो कूद के, उचक के कूद के चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, चलिए, ये सेल्टोरियल एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। चलो भाई, यहाँ पर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, कुछ और एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला है आपका अर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, अगला है आपका अर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट टर्म है आपका अर्बोरियल। इनको कहा जाता है टी ड्रपलस के नाम से। पौधों पे रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ट्री ड्रेवलस, है ना। इनको कहा जाता है अर्बोरियल एनिमल्स। ये क्या कहलाते हैं? पौधों पे, है ना, रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मंकी वगैरह हो गया, इनको क्या कहा जाता है? अर्बोरियल एनिमल्स। चलिए, ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर अर्बोरियल क्या हो जाएगा? तो ट्री ड्रेवलर्स के नाम से जाना जाता है, जो आपके पौधों पर रहते हैं, जैसे कि मंकी वगैरह हो गया। ठीक, मंकी वगैरह क्या कहलाते हैं? तो ये ट्री ड्रेवलर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका टर्म आता है क्रेस्पुकुलर। चलिए, अगला टर्म है क्रेस्पुकुलर। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? क्रेस्पुकुलर एनिमल, ऐसे एनिमल्स, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? जो शाम और सुबह और शाम के समय एक्टिव रहते हैं, है ना, सुबह और शाम के समय एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं क्रेस्पेस कूलर एनिमल। क्रेस्पेस कूलर एनिमल, ठीक है। और ये कब? शाम और सुबह के समय पर क्या होता है? एक्टिव रहते हैं। सुबह और शाम के समय ये एक्टिव रहते हैं, क्रेस्पेस कूलर। चलिए बताएंगे, ये होता है एक्टिव ड्यूरिंग डस्क एंड, चलिए भाई बताएंगे क्या हो जाएगा एक्टिव ड्यूरिंग डस्क एंड डाउन। चलिए भाई बताएंगे, है ना, डस्क और डाउन के समय जो एक्टिव रहते हैं, शाम और सुबह और शाम के समय, भोर और क्या है, शाम के समय जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? क्रेस्पेस कूलर के नाम से जाना जाता है ना। डस्क मतलब होता है भोर आपका, लिख लीजिए भाई हिंदी में भी, है ना। डस्क मतलब होता है शाम होती है इसका मतलब, और ये मतलब होता है डाउन मतलब भोर, उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। भोर के समय और क्या है, सुबह और शाम के समय जो एक्टिव रहते हैं वो कहलाते हैं क्या? तो वो कहलाते हैं क्रेस्पेकुलर एनिमल्स। क्लियर। चलिए, अगला टर्म आता है वैसे वेस्पेराइन। वेस्पेराइन, ऐसे एनिमल्स जो कब एक्टिव रहते हैं? तो बताएंगे, ऐसे एनिमल्स जो क्या है, शाम के समय एक्टिव रहते हैं ज्यादातर, है ना। जैसे कि शाम के समय, जैसे जो ग्रासोपर वगैरह होते हैं, और जैसे कि मॉथ वगैरह होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, भंवरा जो होता है, वो शाम के समय फूलों पे मंडराता है। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है वेस्पेराइन एनिमल्स। चलो, ये लिख लीजिए, एक्टिव ड्यूरिंग डस्क
शाम के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि मौत हो गए, मौत हो गए, उसके अलावा ग्रासोपर होता है इसमें, ग्रासोपर, ठीक है, ग्रासोपर भी इसमें आ जाएगा आपका। मौत हो गया, ग्रासोपर हो गया, ये सारे के सारे कब आते हैं तो कहेंगे ये शाम के समय एक्टिव होते हैं। क्लियर है, एक्टिव ड्यूरिंग डस्क, शाम के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये आपको ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है क्या, तो ऐसे एनिमल को कहा जाता है वेस्पेराइन एनिमल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका आता है मेचूटाइनल एनिमल। मेचूटाइनल एनिमल ये क्या कहलाते हैं, नेक्स्ट आपका टर्म है मेचूटाइनल एनिमल। चलिए भाई नेक्स्ट अगला आपका आता है मेचूटाइनल। ये सुबह के समय ज्यादा, भोर में, भोर के समय क्या है ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव ड्यूरिंग डाउन, भोर के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि मधुमक्खियां जो होती हैं, ठीक है, हनी बी, हनी बी जो होती है वो सुबह के समय ज्यादा एक्टिव होती है। इन एनिमल्स को मैच्यूटाइनल एनिमल के नाम से जाना जाता है। एक्टिव ड्यूरिंग डाउन, सुबह के समय, भोर के समय क्या है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलिए चलो अगला प्रोसेस है, एक अगला टर्म आता है आपका हाइबरनेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो टर्म आप पढ़ते हो, है ना। ऐसे जीव जो क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। हाइबरनेशन जिसको कहा जाता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन जिसको कहा जाता है क्या, तो एस्टिवेशन कहलाती है आपकी समर स्लीप, है ना। चलो तो ये लिख लीजिए, हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन पढ़ा जाता है बहुत बार, है ना, जब आप रेप्टाइल्स वगैरह पढ़ते हो, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप, सर्दी के सुसुप्त अवस्था बोलते हैं इसको, है ना, सर्दी की सुसुप्त अवस्था, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे कि सांप हो गया, मेढक हो गया, ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। यहाँ पर एक शब्द और लिख लीजिए आप, ये होते हैं कब, इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर, जब बहुत ज्यादा सर्दी है ना, छिपकली वगैरह आपके घरों के आसपास अभी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो एडॉप्टेशन कर लेती है, हाइबरनेशन प्रक्रिया में चली गई है सब, है ना। इन एक्टिव ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में ये क्या है, गायब हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी तो भी गायब है, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो भी गायब है। ये दोनों प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं, और ये दोनों प्रोसेस कहलाते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को कहा जाता है समर स्लीप, समर स्लीप कहा जाता है। और यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि इनएक्टिव, इनएक्टिव ड्यूरिंग समर, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी ये क्या है, ये एक सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप जो पढ़ते हो, फ्रॉग हो गया, है ना, फ्रॉग, मेढक जो होता है, मेढक आप पढ़ते हो, मेढक हो जाते हैं। उसके अलावा आपका स्नेक्स भी आते हैं इसमें, है ना, स्नेक्स भी आते हैं, लिजार्ड भी आती हैं, लिजार्ड, लिजार्ड बर्ड्स, सॉरी, ठीक है। चलिए तो ये सब क्या है आपको देखने को मिलते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। चलिए भाई, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। चलो तो ये सारे टर्म याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सारे के सारे टर्म इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये सारे टर्म आप याद रखिएगा कि ये होता क्या है। क्लियर है भाई।
चलिए भाई, तो यहाँ पर बताएंगे एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को जो शो करते हैं उसमें आपका जैसे सांप हो गए, है ना, जो छिपकलियां होती हैं वो हो गए, फ्रॉग वगैरह इसमें आ जाते हैं, आपके हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है आपका डाइपॉज। चलो डाइपॉज एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, डाइपॉज ये क्या होता है अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे। चलिए एक शब्द पूछा जाता है बहुत बार आपका आता है कि ये होता है डाइपॉज। डाइपॉज क्या होता है तो बताएंगे इन एक्टिव स्टेज ऑफ इंसेक्ट। जैसे आप जीवों में क्या है, मेढक में आप पढ़ लिए है ना, उसके अलावा आप बाकी जैसे स्नेक्स वगैरह में पढ़ लिए, तो वो इनएक्टिव नहीं होते हैं, वो सीधे सीधे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कीटों में अगर स्पेशली बात करें तो उनकी स्टेज कुछ ऐसी होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं। उस इनएक्टिव स्टेज को ही डाइपॉज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे डाइपॉज क्या है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की इनएक्टिव स्टेज क्या कहलाती है, ये कहलाती है डाइपॉज। क्लियर, क्या कहलाएगी। चलिए भाई ये क्या कहलाती है तो कहेंगे ये कहलाती है डाइपॉज। और दो डाइपॉज के बीच में एक समय होता है, जैसे कि भाई एक इनएक्टिव स्टेज स्टार्ट होगी है ना, और सॉरी दूसरे तक जाएगी, फिर वो क्या है, वो एक कोई ना कोई तो ऐसा टर्म आएगा ना, उसके बाद फिर एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एक इनएक्टिव स्टेज है ना, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके खत्म हुई, तो इन दोनों के बीच का जो गैप कहलाता है, इन दो डीपोज के बीच, जैसे ये एक डाइपॉज स्टेज हो गई और एक ये हो गई, इन दोनों के बीच का जो ये गैप कहलाता है इसको कहा जाता है स्टेडियम के नाम से। ये भी टर्म याद रखेंगे, ये क्या कहलाता है, स्टेडियम कहलाता है। तो स्टेडियम क्या है, दो डाइपॉज स्टेज के बीच में या दो इनएक्टिव स्टेज के बीच में जो एक गैप होगा, ये क्या है, ये गैप हो जाएगा है ना। ये गैप जो दो डाइपॉज स्टेज के बीच में दो गैप जो होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए भाई वो क्या कहलाता है तो कहेंगे ये कहलाता है गैप ऑफ टू डाइपॉज स्टेज, इसको स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला टर्म आपको दिखाई दे रहा है, अगला टर्म है आपका प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स बहुत बार पढ़ते हैं है ना, फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं और जो वाटर करंट के साथ बहते हैं, इनका खुद का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। प्लैंकटॉन्स छोटे छोटे क्या हैं, पौधे होते हैं, इनका खुद का कोई वाटर करंट नहीं होता है। तो ये भी लिख लीजिए, फ्री मूवेबल होते हैं है ना, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है इनमें। चलो भैया कोई लोकोमोटिव ऑर्गन भी नहीं होता है, उसके अलावा बताएंगे तो उसके अलावा ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लैंकटॉन्स, फ्लोटिंग एनिमल्स। अच्छा कुछ और टर्म लिख लीजिए, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, जगह कम है, कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये फिर क्या है, बहते कैसे हैं तो कहेंगे वाटर करंट के साथ बहते हैं, जिधर पानी का बहाव होगा उसी तरह ये भी बहते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं। फ्लोट्स विथ द हेल्प ऑफ वाटर करंट, लिख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे करके, फ्लोट्स विथ द हेल्प ऑफ वाटर करंट, लिख लेना भाई। वाटर करंट के साथ ही ये क्या करते हैं, बहते हैं। ठीक है, जिधर पानी का बहाव होता है उधर ही ये बहते हैं। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे डायटम्स वगैरह होते हैं, डायटम्स जो चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस है ना,
चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस के नाम से जाना जाता है। चलो तो ये क्या कहलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें टाइटम्स वगैरह, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं ओशियंस के। चलो अच्छा, ये शब्द क्या है, ये टर्म आप क्या करिए यहाँ पे, मैं ये लिखे दे रही हूँ नीचे, आगे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिख लो। डायटम्स, चलिए इसका एग्जाम्पल ही है ये, अभी शब्द आप क्या है हटा दो, ठीक है यहाँ से। ये प्लैंकटॉन्स में ही लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपका प्लैंकटॉन्स जो होते हैं उसी में लिख रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा। प्लैंकटॉन्स क्या है, फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता है, फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। और इसमें एग्जांपल आपका आता है जैसे कि डायटम्स वगैरह हो गए, है ना। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस के नाम से जाना जाता है। चलो अगला जो शब्द आता है वो कहलाते हैं क्या, ये शब्द आपका आता है, एक होते हैं नेक्टॉन्स के नाम से, है ना। अगला टर्म आता है आपका, ये कहलाते हैं नेक्टॉन्स। चलिए नेक्स्ट टर्म आपका आता है, ये कहलाता है नेक्टॉन्स। चलो ये क्या होते हैं, अरे भाई ये क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं, तो बताएंगे ये क्या है, फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, और इनमें क्या है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। क्लियर, ये क्या है, फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्री स्विमिंग एनिमल्स आल्सो, यहाँ पर कह लीजिए हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इनमें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैज इसके अंतर्गत आते हैं, नेक्टॉन्स के नाम से जाना जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्टॉन्स। एक टर्म और आता है आपका, अगला टर्म आता है, एक टर्म और आता है जिसको कहा जाता है न्यूस्टॉन्स के नाम से जाना जाता है। अगला टर्म आप लिख लीजिए न्यूस्टॉन्स। ये कौन से जीव होते हैं, न्यूस्टॉन्स के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। न्यूस्टॉन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एयर और वाटर के बीच में पाए जाते हैं, है ना। हवा और पानी के बीच में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये बताएंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, बताएंगे लिविंग
या फिर फाउंड इन द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, कहां पर पाए जाते हैं बताएंगे, वाटर और एयर के बीच में पाए जाते हैं। फाउंड इन द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी के बीच में पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है न्यूस्टॉन्स के नाम से जाना जाता है ना। हवा और क्या है, पानी के बीच में पाए जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लार्वा ऑफ, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसका है एग्जाम्पल ऑफ लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो का जो लार्वा होता है वो आपको पता है वो डेवलप कहाँ पर होता है, तो पानी में अंडे देते हैं, है ना। जो मच्छर होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं और वो डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद कहाँ पर जाता है, तो कहेंगे वो फिर एयर में उड़ते हैं, है ना। मॉस्क्यूटो उड़ते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। लार्वी ऑफ मॉस्क्यूटोस कह लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इनको कहा जाता है न्यूस्टॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूस्टॉन्स, जो कि इंटरफेसेस ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर और पानी और पानी और क्या है, हवा के बीच में पाए जाते हैं, वहीं पर डेवलप होते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है इनका इंटरफेस प्रोसेस। चलिए भाई, क्लियर है। चलिए, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको कहा जाता है बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल के नाम से जाना जाता है। बेंथिक या इन्हीं को बेंथोस भी कहा जाता है। यही ये कहीं कहीं क्या लिखा होता है, बेंथोस भी लिखा होता है। तो ये क्या होते हैं, चलो अगर इनकी बात करें कि ये क्या होते हैं, बेंथिक या फिर बेंथोस एनिमल्स क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये क्या है, जो बॉटम ड्रेवलर्स कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, बॉटम ड्रेवलर्स के नाम से जाना जाता है। ये पानी की सतह पर, पेंदी जिसको बोलते हैं, वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां पर, ये कहलाते हैं बॉटम, लिख लीजिए इसको, बॉटम ड्रेवलर्स। बॉटम ड्रेवलर्स के नाम से जाने जाते हैं, है ना। सतह पर, पेंदी पर रहते हैं, पानी की सतह पर रहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल में एम्फीऑक्सस आता है इसमें, एम्फीऑक्सस। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हैं, बेंथिक या फिर बेंथोस कहलाते हैं ऐसे एनिमल्स जो पानी की सतह पर, पेंदी पर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो ये कहलाते हैं बेंथोस, या फिर इन्हीं को बेंथिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। एक और टर्म आता है, एक टर्म और आता है, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है आपका जिसको कहा जाता है पेलाजिक एनिमल। क्लियर, क्या कहलाते हैं, पेलाजिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं, तो अगर इनकी बात करें, देखिए क्या होते हैं, तो ये वाटर सतह पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं, कहेंगे कि ये कहां पर रहते हैं, पेलाजिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि ओपन वाटर बॉडीज में देखने को मिलते हैं। कहां पर बताएंगे, ओपन वाटर बॉडीज में देखने को मिलते हैं। फाउंड इन ओपन वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल की बात कर लें, इसमें आपकी क्या आ जाएंगी, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा इसमें फिशेस वगैरह जो होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके इसमें मछलियां वगैरह आ जाती हैं, फिशेस वगैरह इसमें आपको देखने को मिल। ठीक, तो ये आपका क्या था, ये आपका जो बेसिक हैबिटेट की बात हो रही थी, है ना। हैबिटेट में आप देख सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो जहां पर रहते हैं
उस आधार पर आप देख सकते हो, है ना। स्पेशल हैबिटेट की बात कर रहे थे, कौन सा एनिमल्स कहाँ पर रहता है, इस आधार पर ये सारे के सारे टर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए कि ये होते क्या है। क्लियर है, ये सारे के सारे टर्म आपको पता होने चाहिए कि ये होते क्या है। चलिए ठीक, चलिए देख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये सारा का सारा पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलो ये सारे के सारे टर्म जो पूछे जाते हैं ये सब आप लिख लीजिएगा। चलिए क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे भी आगे कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में आपका। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको बेसिक वाला जो पढ़ना है, तो ये सारे टर्म आज आपने पढ़े। आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये क्लास आपकी स्पेशली टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जो बैच ले रखे हैं, बैच में ये क्लास जाने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास ले चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए स्पेशली ये है, तो ये सेशन जरूर देखिएगा। बाकी सभी लोग बताइएगा एक बार कि नोट कर लिया है मैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल नोट करना है ना। और सभी लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब हम थियरी वाला पोर्शन ज्यादा कवर करेंगे। आपका जो प्रोसेस वो वाला चल रहा था, जो आप कंटिन्यू आप मेहनत वो कर रहे थे, सॉरी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो क्वेश्चंस वाला भी आपका चलता रहेगा, बीच बीच में आपके क्वेश्चंस लाते रहेंगे, लेकिन ये बैच वाली क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चलेंगी अब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हाँ, इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ इसका आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी आपको दे दिया जाएगा। तो क्लास के लास्ट में आपको क्लास टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक है, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो पेड बैच यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, इस सब का पीडीएफ आपको अभी फिलहाल ये जो जितनी भी अनलिस्टेड क्लासेस हैं इनका पीडीएफ अभी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। द स्मार्ट विजन क्लासेस करके है, वो आप सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, चलिए कहाँ है भाई, ये है, ये देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप स्कैन करिए और जाके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। सारा का सारा जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।